हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज के लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है एंड उसको कैसे हम क्योर करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यार, तुम अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही जितने मैं वीडियो ला रहा हूं तुम तक पहुंचते रहे, तुमको मिले, तुम अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करो और अच्छा इंप्रेशन मारो अपने प्रोफेसर्स पे कि हाँ इसको आता है, तो वो भी बहुत खुश होंगे। अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, मैं कमेंट्स में पिन भी कर दूंगा उसको। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, आपको वहां पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे कि क्या होने वाला है, क्या आगे आने वाला है। सो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। ब्लड ग्रुप, जैसे कि मैं बताऊं तो मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव ब्लड। अब इससे क्या मीनिंग होता है, कुछ हमारे सरफेस जो होती है आरबीसी की, हमारी आरबीसी सरफेस पे कुछ ऐसे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। सर आप तो कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो, आप पहले बोलते हो ब्लड ग्रुपिंग क्या है, एंटीजन क्या है। एक एक चीज को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन किसी भी टाइप का एक ऐसा केमिकल आप कह सकते हो जो हमारे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है, एंड वो या तो प्रोटीन नेचर का हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट नेचर हो सकता है उसका, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये चार कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये चार नेचर के जो केमिकल होते हैं ये हमारे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और यही जो है हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। क्लियर। इनकी एब्सेंस और प्रेजेंस होने से ही जो है हमारा ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। यानी कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है तो मेरे आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट है एंड बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। सर आपने AB का तो बता दिया, पर ये पॉजिटिव जो आप कह रहे हो बार बार, उससे क्या मतलब है। याद करो, हमने 11th 12th में ये पढ़ा हुआ है, +2 जिसको कहते हैं कुछ लोग, हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक ऐसा एंटीजन भी है जो AB के अलावा प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसी सरफेस पे। क्या नाम है उस एंटीजन का, RH एंटीजन। RH इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये रीसस मंकी में डिस्कवर किया गया था पहले, एंड देन स्टडी करने पे पता चला कि हाँ हम ह्यूमंस में भी होता है ये एंटीजन। सो RH एंटीजन जो होता है उसकी प्रेजेंस एंड एब्सेंस से हम डिटरमाइन करते हैं कि हम RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव यानी कि वो एब्सेंट है, RH एंटीजन जो है एब्सेंट है। क्लियर। यहां तक का सबको अगर क्लियर है तो अब हम शुरू करते हैं। So, what is a blood group? Classification of blood based on the presence or absence of specific molecules called antigens. Antigens क्या है, molecules हैं। क्या नेचर होता है उनका, या तो वो प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, या फिर ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर कॉल्ड एग्लूटिनोजेंस। जब आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा, आपसे जब एग्जामिनर पूछेगा इस पे क्वेश्चंस, तब आप उसको एंटीजन एंटीबॉडी नहीं बोल सकते हो। आपको उससे बोलना पड़ेगा कि ए ग्लूटिनोजेन है एंड ए ग्लूटिनिन है। इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, बट उनकी डेप्थ में ना जाते हुए मैं आपको सीधा यही रिकमेंड करूंगा कि एंटीजन को हम बोलेंगे ए ग्लूटिनोजेन। ए ग्लूटिनोजेन कैसे याद करो, एंटीजन में भी जेन आ रहा है एंड ए ग्लूटिनोजेन में भी जेन आ रहा है। सो that way you can remember this. And antibodies against them are called agglutinins. They cause agglutination. That's why they are called agglutinins. Clear? Antibodies cause agglutination. Antigens can also be called, अभी तो हम आरबीसी के सरफेस पे है हमारे, लेकिन अगर कोई फॉरेन बॉडी भी हमारे बॉडी में आती है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट भी जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है, उसको भी हम एज अ एंटीजन बोल सकते हैं, because they cause our immune system to get activated and react against it. Clear? हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है एंटीजेंस को लेकर के सेंसिटिव होता है एंड वो उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। इसलिए हम किसी और फॉरेन ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये जब हमारी बॉडी में आते हैं इनको भी हम एंटीजन बोल सकते हैं। क्लियर? देयर आर मोर देन 30 नोन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स। मेजरली जो है हम एक या दो कहते हैं, एक है हमारा एबीओ सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज आर RH सिस्टम।
इन्हीं को हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दे आर मोस्ट वाइडली प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा एबीओ एंड आरएच सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? द मोस्ट वेल नोन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज द एबीओ सिस्टम विच कैटेगराइजेस ब्लड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। 4 मेन ग्रुप्स में ब्लड को कैटेगराइज करता है। कौन कौन से? ए, बी, ए बी एंड ओ। अगर हमारे आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, लेट्स से ये हमारा आरबीसी सरफेस है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे से करते हैं। क्लियर? सो लेट्स से ये मेरा आरबीसी का सरफेस है। अगर इस सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, लेट्स से दिस इज एंटीजन ए, सो मैं ये कहूंगा कि ये ब्लड ग्रुप जो है ए है। अगर इस पे ए ना होकर के, इस पे ए ना होकर के बी है, तो मैं क्या कहूंगा? ये मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी। ये मेरा ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन अगर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है। क्लियर? एंड द फोर्थ कंडीशन, जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मेरे आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन जो है प्रेजेंट नहीं है, उस केस में मैं बोलूंगा कि ये जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, यानी कि इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? ओके। सो द मोस्ट वेल नोन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कौन सा है? एबीओ, जिसमें कि ए बी एंड ओ 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब उसका पॉजिटिव है नेगेटिव आता है आरएच के प्रेजेंस एंड एब्सेंस से, तो उसमें भी ब्लड ग्रुपिंग अब 8 हो जाएंगे आगे जाकर के, आप देखोगे। क्लियर? इन एडिशन टू द एबीओ सिस्टम के अलावा भी 30 नोन सिस्टम्स हैं, लेकिन मेजरली हम 2 सिस्टम पढ़ेंगे, एबीओ एंड आरएच। आपको जो 2 नाम और याद रखने हैं वो है एमएनएस सिस्टम एंड लीवाई सिस्टम। प्रैक्टिकल वाइवा जब होता है तब एग्जामिनर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ये ना पूछे कि और कौन कौन से ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होते हैं। उस केस में आप उसको बोल सकते हो कि 2 ग्रुपिंग सिस्टम्स मेरे को और पता है, कौन कौन से? एमएनएस एंड लीवाइस। ठीक है, तो टोटल हमें 4 सिस्टम पता है, कौन कौन से? एबीओ, आरएच, एमएनएस एंड लीवाइस। ये हमारे 4 ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स हैं। आप एग्जामिनर को बोल सकते हो वाइवा में कि मेरे को और भी पता है, ऐसा नहीं है कि तुम मेरे मार्क्स काट लोगे। क्लियर? ओके। ये है हमारा एबीओ सिस्टम। यहां पे आप जैसा देख सकते हो कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन, दे आर कैटेगराइज इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, किसी में अगर ए एंटीजन है तो ग्रुप ए में है, बी है तो बी में है, ए बी है, दोनों अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो ग्रुप ए बी है उसका। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यहां ओ के केस में कोई भी एंटीजन हमें नहीं दिख रहा, दैट इज पुट इन अ ग्रुप ओ विच रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ एनी एंटीजन। क्लियर? अब जैसा कि मैंने बताया कि ए ग्लूटिन एंटीजेंस को हम कहते, जैसा मैंने बताया कि एंटीजेंस को कहते हैं ए ग्लूटिनोजेंस एंड एंटीबॉडीज आर कॉल्ड ए ग्लूटिनेंस। कुछ ऐसा हमारे पास एक ऐसा रूल है जिसको हम कहते हैं लैंड-स्टीनर्स लॉ। लैंड-स्टीनर्स लॉ भी अपने आप में जब आपका वाइवा होगा, मैं बार-बार, क्योंकि ये वाइवा रिलेटेड आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल हम करते हैं। आप ये बहुत ही इजी प्रैक्टिकल होता है, बहुत ही ज्यादा इजी, लाइक 5 मिनट चाहिए आपको ये प्रैक्टिकल करने के लिए। वरना क्या होता है, वो हम स्लाइड्स को बना रहे हैं, हम न्यूबास चेंबर को बस करते ही रह गए हैं, उसको एडजस्ट करते रह गए हैं, उसमें हमें आरबीसी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ये होता है। बट ये वाला जो है ना आपका श्योर शॉट इतना सिंपल है कि 5 मिनट में हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि हमारे ब्लड में आरबीसी की सरफेस पे तो है एंटीजेंस प्रेजेंट, बट जो सीरम है, जो बाकी का बचा वाटरी लिक्विड पार्ट जो होता है सीरम, उसमें हमारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडीज कैसे प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 लॉ होते हैं जिनको हम कहते हैं लैंड-स्टीनर्स लॉ। ठीक है, लैंड-स्टीनर्स लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। उसके पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द नीड टू नो आवर ब्लड ग्रुप। हमें क्यों जानना चाहिए ब्लड ग्रुप? सबसे पहला अगर हम देखें तो एक्सीडेंट्स के केस में क्या होता है, ब्लड लॉस होता है बहुत सारा। उस केस में जब हम किसी को खून चढ़ा रहे होते हैं, किसी इंसान का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं सिर्फ, मेरी बॉडी जो है
सिर्फ एक ग्रुप का ब्लड जो है एक्सेप्ट कर सकती है, वो जो है बी ग्रुप का ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको रिजेक्ट करेगी, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट एक्ट करेंगी एंड डैमेज जो है ज्यादा सीवियर हो जाएगा। उन केस में ब्लड ग्रुप जानना जरूरी है। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम किसी को खून चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग हीमोलाइटिक डिजीजेस। हमारा जो केमिकल नेचर होता है एंटीजन का वो डिफरेंट होता है एंड वो जो है डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा किसी डिजीज को लेकर के। हीमोलाइटिक डिजीज वो होते हैं जिनमें हमारा आरबीसी ब्रेक होता है, जिनमें हमारा आरबीसी टूटता है, उनको कहते हैं हम हीमोलाइटिक डिजीज। ये एंटीजन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एंटीजन कौन से हीमोलाइटिक डिजीज के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है। उन केसेस में किसी हीमोलाइटिक डिजीज में वो कौन से जल्दी जो है कौन सा आरबीसी टूटेगा, कौन सा एंटीजन उसके अगेंस्ट ज्यादा रिएक्ट करेगा, उस चीज के लिए होता है। डिस्प्यूटेड पैटर्निटीज, कुछ ऐसे मेडिको लीगल केसेस आते हैं जिनमें आप ये डिटरमाइन करना चाहते हो कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो कौन किस पेरेंट से हुआ है। किसी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसमें कोई कहता है कि ये हमारा बच्चा है, कोई कहता है ये हमारा बच्चा है। जब हम ये टेस्ट करेंगे, जब ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि हाँ, कि ये बच्चा एक्चुअली किसका है, ये ए फैमिली का को बिलोंग करता है या फिर बी फैमिली को बिलोंग करता है। इन केसेस में भी जो है ब्लड ग्रुपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, सेम चीज है क्या कि केमिकल नेचर एंटीजन का डिफरेंट है, तो वो किसी इन्फेक्शन को लेकर के भी अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, दैट इज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। अगर हमें पता रहेगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है उस इंसान का, तो हम एडिक्वेट मेडिसिन उसको प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर्स। इसका कोई साइंटिफिक तो वैसे है नहीं, प्रमाण कहते हैं या उसको हम स्टेटमेंट कह लें, बट इट इज सेड कि ह्यूमंस का बिहेवियर भी जो है उनके ब्लड ग्रुप से लेकर के रिलेटेड होता है, वो वेरी करेगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 पॉइंट होते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लड ग्रुप्स? कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अंडरस्टैंडिंग हेमोलाइटिक डिजीजेस, डिस्प्यूटेड पैटर्निटीज, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर्स, ये हमारे 5 यूजेस होते हैं ब्लड ग्रुप्स के। क्लियर? तो नेक्स्ट है हमारा लायंस-स्टीनर्स लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो अगर आपने वाइवा में बोल दिए, आपको बस 1 मार्क काटेगा एग्जामिनर। वो उसकी रहती है नेचर, एग्जामिनर का नेचर है कि वो 1 मार्क तो काट के जाएगा, बट अगर आपने ये बोल दिया तो आपका वो 1 मार्क ही कटेगा सिर्फ, बाकी जो है वो आपको खुशी खुशी बाकी के मार्क्स देगा। तो लायंस-स्टीनर भाई साहब क्या कहते हैं? लायंस-स्टीनर भाई साहब ये कहते हैं कि मान लो अगर किसी आरबीसी की सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन को हम और क्या कहते हैं? ए ग्लूटिनोजेन। अगर एक स्पेसिफिक ए ग्लूटिनोजेन प्रेजेंट है मेरी आरबीसी की सरफेस पे, तो उसका करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, यानी अगर एंटीजन ए है मेरे पास, तो उसकी करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कौन सी हुई? वो मेरे ब्लड में, मेरे प्लाज्मा में, मेरे सीरम में एब्सेंट होगी। अगर मैं सिर्फ अपनी बॉडी की बात करूं, अगर मेरा जो ब्लड ग्रुप है ए है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, अगर ए है बी नहीं है, तो बी के करेस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी होगी वो मेरे ब्लड में, प्लाज्मा में या फिर सीरम, कुछ भी कह लो, उसमें प्रेजेंट होगी। यही जो है 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 लॉ हैं लायंस-स्टीनर भाई साहब के। ठीक है, इनको अब थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ते हैं। लायंस-स्टीनर लॉ स्टेट्स दैट इफ अ पर्टिकुलर ए ग्लूटिनोजन को दूसरा नाम एक एंटीजन इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज, आरबीसी की सरफेस पे अगर वो प्रेजेंट है, करस्पॉन्डिंग ए ग्लूटिनिन एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट इन द सीरम। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए एब्सेंट होगी मेरे ब्लड, प्लाज्मा, सीरम, कुछ भी कह लो उसमें। क्लियर? ये है हमारा पहला लॉ। इफ अ पर्टिकुलर ए ग्लूटिनोजेन इज एब्सेंट इन द आरबीसी, अगर एंटीजन एब्सेंट है आरबीसी से, द करस्पॉन्डिंग ए ग्लूटिनिन मस्ट बी प्रेजेंट इन द सीरम। अगर कोई एंटीजन एब्सेंट है आरबीसी की सरफेस पे, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मेरे ब्लड में प्रेजेंट होगी। यही जो है 2 हमारे लायंस-स्टीनर भाई साहब के लॉ हैं। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है और ये एकदम श्योर शॉट अगर आप बोल दोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा।
क्लियर? आपको याद होगा मैंने एक चार्ट दिखाया था अभी, ये वाला। इसमें ग्रुप ए है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी हुई? एंटी बी। करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट है, ए एब्सेंट है, जो एंटीजन एब्सेंट है उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। कंफ्यूजिंग हो रहा है? ठीक है, फिर से समझते हैं। अगर ऐसे समझते, चलो और सिंपल करते हैं अब। अगर मेरे आरबीसी की सरफेस पे, मान लो ये मेरा आरबीसी है, इसकी सरफेस पे मैं बोलता हूं क्या कि एंटीजन ए प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीजन ए प्रेजेंट है। एंटीबॉडी क्या करती है? वो एंटीजन के खिलाफ एक्ट करती है, वो एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट करेगी, यानी उसको डैमेज करेगी। तो क्या मेरी बॉडी में अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो क्या एंटीबॉडी ए का होना मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नुकसानदायक है? एंटी ए एंटीजन के खिलाफ ही काम कर रही है ना? अगर मैं बोलूं कि मैं अपने दुश्मन को कि भाई तू मेरे घर आ जा, तो वो मेरे लिए सेंसिबल बात है या नहीं? नहीं। तो अगर मेरे पास एंटीजन ए है, दैट मींस मेरे पास एंटीबॉडी ए नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये मेरे को डैमेज करेगा। लेकिन अगर एंटीबॉडी बी ये प्रेजेंट होगी, अगर मेरे पास एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, तो क्या वो मेरे को कोई नुकसान पहुंचाएगी? एंटीबॉडी बी एंटीजन के लिए एक्ट करेगी, वो बी एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट करेगी। इट कॉजेज डैमेज टू द सेल्स विच हैव बी एंटीजन। तो क्या अगर एंटीबॉडी मेरे पास प्रेजेंट है, मैं कौन, मेरे पास सिर्फ एंटीजन ए है, अगर मेरे पास एंटीबॉडी बी होगी तो कोई मेरे को नुकसान है क्या? नहीं, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। इसलिए मेरे ब्लड में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। क्लियर? समझ में आया सबको? सिमिलरली अगर मेरे आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी है तो क्या होगा? क्या मेरे पास एंटीबॉडी बी इस केस में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन एंटीबॉडी ए कुछ मेरे को नुकसान पहुंचा रही है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास एंटीजन ए है ही नहीं। तो एंटीबॉडी ए मेरे ब्लड में प्रेजेंट होगी इस केस में। सबको अब समझ में आया? अगर आपको और कोई डाउट रह जाता है इसके बाद, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रहा कि आपका कोई डाउट रह जाए, इसलिए मैं आपको बार बार चीज वो पढ़ाता हूं। इसलिए कुछ केसेस में जो है लेक्चर की लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, आप इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेस है, मैं एक्टिव रहता हूं वहां पे, आप वहां पे मेरे को डीएम करके, मैसेज करके आप अपना डाउट क्लियर करा सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, हमेशा ओपन है। सो इस केस में क्या हुआ? एंटीजन बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी बी नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी ए है, क्योंकि वो कोई नुकसान मुझे पहुंचाएगी नहीं। ठीक है सर, ये तो आपने सही बता दिया। अब एक चीज बताओ, उस केस में क्या होगा जब मेरे पास एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है? इस केस में क्या होगा? इस केस में यह होगा कि एंटी ए क्या करेगा? ए के खिलाफ एक्ट करेगा, ठीक है ना? और एंटी बी क्या करेगा? वो बी के अगेंस्ट एक्ट करेगा। तो ये बताओ, अगर मेरे पास कोई भी इनमें से एंटीबॉडी होगी तो क्या मेरे को डैमेज होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर ये दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, मेरे को डैमेज होगा। क्या इनको रखना मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है? सर बुरा है। तो मेरे ब्लड में जो एंटीबॉडी होगी वो इन दोनों में से कोई भी नहीं होगी। इन दोनों में से कोई एंटीबॉडी, एंटी ए एंटी बी, नहीं होंगी। किसमें? मेरे ब्लड में। क्लियर? ठीक है सर। अब ओ के केस में क्या होगा? ओ में कौन से एंटीजन है? कोई सा भी नहीं है। तो इस केस में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों ही जो है प्रेजेंट होंगी। ये दोनों कोई डैमेज नहीं पहुंचा रही हैं आरबीसी को, तो इस केस में ये दोनों प्रेजेंट होंगी। क्लियर है सभी को? अगर कोई और डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, या फिर बेस्ट है आप इंस्टाग्राम में मेरे को डीएम करो।
ठीक है, आप कहीं भी पूछ लो, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं इसमें। वापस आते हैं कहां पे, हमारे स्लाइड्स पे। सेम चीज जो है क्या, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, एंटी ए नहीं होगी क्योंकि एंटीजन ए है। ग्रुप बी में क्या होगा, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी नहीं होगी, ए होगी। ठीक है, ग्रुप ए बी में क्या होगा, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि वो दोनों डैमेज करेंगी। और ग्रुप ओ में क्या होगा, कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। दिस इज आ लैंडस्टीनर लॉ। यही हमारे लैंडस्टीनर भाई साहब कह रहे हैं हमसे कि अगर एक एंटीजन है तो उसके करस्पॉन्डिंग, उसी के सेम नाम वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, उसके दूसरे नाम वाली। ए है तो बी, ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए नहीं बी होगी, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी नहीं ए होगी। यही है हमारे लैंडस्टीनर लॉ। इनको आप जो है एक बार थोड़ा और अच्छे से पढ़ो। आपको फिर से डाउट है तो आप वीडियो के पीछे जा सकते हो, जहां मैं इसको समझा रहा हूं, आप पूरा वो पार्ट फिर से पढ़ सकते हो। और कोई डाउट है तो मेरे को बिल्कुल आप पूछ सकते हो। क्लियर। द सेकेंड, अब ये तो मैंने बोल दिया कि ये दो लॉ हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि इन दोनों लॉ के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है? सबसे बड़ा एक्सेप्शन सेकेंड लॉ का है, जो कि हम मोस्ट कॉमनली पढ़ेंगे, जिसका नाम है RH फैक्टर। RH फैक्टर इज नॉट एप्लीकेबल टू द सेकेंड लॉ। कैसे सर, क्यों? अभी तो आपने इतना माथापच्ची करके हमें बताया, फिर से बताओ क्यों है ऐसा। तो देखो क्या होता है, जब तक एक कंडीशन होती है हमारी RH पॉजिटिव की और एक होती है RH नेगेटिव की। ठीक है, RH नेगेटिव। सो क्या होता है, ये हमारा आरबीसी है। अगर RH पॉजिटिव है इंसान तो यानी RH एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इस केस में एंटीबॉडी होगी क्या, इसको एंटी डी कहते हैं हम, एंटी डी, इसको हम कहते हैं एंटी डी। तो एंटी डी इस केस में प्रेजेंट होगी क्या, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एंटीजन तो प्रेजेंट है, तो इस केस में एंटीबॉडी नहीं होगी। लेकिन जब RH का एब्सेंट, RH फैक्टर एब्सेंट है हमारी आरबीसी की सरफेस पे, तब सर क्यों नहीं होगी एंटीबॉडी, एंटी डी प्रेजेंट, एंटी डी, एंटी डी उस केस में क्यों एब्सेंट होगी? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक हमारी बॉडी RH फैक्टर से एक्सपोज नहीं होती, तब तक वो RH के रिलेटेड एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। RH का जो एंटीजन होता है वो डी एंटीजन कहलाता है, उसको हम डी एंटीजन कहते हैं। तो जब तक एंटीजन डी के खिलाफ जो है बॉडी एक्सपोज नहीं होगी, जब तक बॉडी में मैं एंटीजन डी उसको नहीं बोलूंगा ये देख फोटो इसकी एंटीजन डी की, तब तक मेरी बॉडी जो है उसको नहीं पहचानेगी और वो बोलेगी कि मेरे को तो पता ही नहीं है क्या है, तो मैं इसकी एंटीबॉडी कहां से बना दूं? उसकी एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। क्लियर, समझ में आया? RH नेगेटिव के केस में एंटीबॉडी डी जो है वो एब्सेंट होगी, वो ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगी। और RH पॉजिटिव के केस में तो वैसे ही नहीं होगी, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि भाई खुद को डैमेज पहुंचाए, इसलिए एब्सेंट होगी। क्लियर? ओके, सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द लैंडस्टीनर लॉ इज अ फैक्ट, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू RH फैक्टर। ये लॉ नहीं, ये एक फैक्ट है कि वो RH फैक्टर, क्योंकि उसका एक हमें एक्सेप्शन मिल गया है। एक्सेप्शन आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, RH फैक्टर उसका एक्सेप्शन है। क्लियर? आई होप सबको क्लियर है, अगर नहीं है अगेन आई एम सेइंग डाउट्स क्लियर करा लो। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ग्रुप, कैसे होता है एबीओ सिस्टम का इनहेरिटेंस कैसे होता है। आई थिंक मैं ये वाला जो पार्ट है इसके आगे का, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स क्या होता है। ये पार्ट मैं सोच रहा हूं अगले लेक्चर में कवर करूं, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला लेक्चर जो है बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा इसके लिए हैवी मेहनत लगेगी इसको समझने के लिए। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं और अगले लेक्चर से जो है बाकी का हम पोर्शन पूरा कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए आप जा सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, यूट्यूब कमेंट्स में, और बाकी और भी आपकी कोई क्वेरीज हो सकती हैं, आप उस बारे में भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारी यूनिट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आने वाली है, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा उसके लिए मेहनत लगती है समझने के लिए।
मैं आपको बहुत ही इजी करके वो पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो यार तुम अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।